मॉर्निंग डियर क्लास। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना अपना नोट्स बना रहे होंगे और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी उसको पूछ रहे होंगे। ठीक है। और कहना चाहते हैं कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है। और ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स को अपनी किताब में भी पढ़ लें। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बार इस वीडियो में उस टॉपिक्स के बारे में सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद क्या करें कि आप उस किताब में भी उसी टॉपिक्स को एक बार पढ़ लें। ऐसा करने से होगा ये कि आपको बिना लिखे, अगर आप लिख नहीं भी लिखते हैं उसको कहीं भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी ये टॉपिक पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक को अपने अपने नोटबुक में लिखा। नोटबुक में लिखने के बाद सेम टॉपिक आपने बुक में पढ़ लिया, तो आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है। हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए कि इस वीडियो से। ठीक है। तो मतलब अच्छा समझ वो एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप मतलब अपने आप को अपना मतलब जो है टॉपिक्स जो है वो अच्छा क्लियर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि आपको को देखने में परेशानी हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग पिछले दो टॉपिक्स पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है। तो पहला दो टॉपिक्स था मुगल ट्रेडिशंस एंड सक्सेशन। मतलब कि मुगल्स की क्या क्या परंपराएं थी और उन्होंने क्या क्या अपनी परंपराओं में किस किस चीज़ को बदलाव किया, किस किस चीज़ों के लिए किस किस चीज़ें की बदलाव हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुगल्स ने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को सबसे पहले चेंज किया कि जैसे पहले भारतीय राजाओं के बीच क्या था कि अगर वो, भारतीय राजाओं के बीच था कि अगर कोई भी राजा था तो उसके घर अगर कोई पुत्र होता था तो राजा के बाद उसी के पुत्र की उसको गद्दी दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा नहीं होता था। अब इन लोगों ने क्या किया कि मुगल्स ने क्या किया कि ये एक पॉलिसी बनाई कि जो सक्षम है, जो जानता है राज्य कैसे चलता है, जो कि मतलब युद्ध कला में निपुण है, उसी को राज्य दिया जाएगा, वही राज्य चला सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा एक व्यक्ति जो आकर के मतलब राज्य चलाना चाहता हो या फिर मतलब कि जो अ, राजा का बेटा हो या फिर राजा के सगे संबंधी हो तो वो राज्य नहीं कर सकता है। अगर उसके पास क्वालिटीज़ नहीं है, उसके पास अगर ज्ञान नहीं है कि कैसे राज्य चलता है तो। ठीक है। अगला टॉपिक है कि मुगल रिलेशनशिप विद अदर्स रूलर्स। मतलब कि मुगल्स के जितने भी आस पड़ोस के जितने भी रूलर्स थे उनके साथ उनका कैसा संबंध रहा। तो हम लोग देखते हैं कि इस समय तक क्या है कि मुगल जो हैं वो मतलब अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा फैला चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए होते हैं। तो क्या करते हैं कि ये लोग एक पॉलिसी अपनाते हैं कि जैसे कि जो राजा अगर इनके राज्य में आकर मिलना चाहता है उससे अपने राज्य में मिला लेते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं उसको अपने सैनिकों को भेज करके, जिसको मिलिट्री कंपेनिज के नाम से हम लोग जानते थे, तो उस सैनिकों को भेज करके वहाँ से युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद फिर से उन लोगों को जीत करके उनकी सीमाओं को अपने में मिला लेते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता था कि एक क्या करते थे, मान लीजिए कि अगर किसी राजा पे उन्होंने चढ़ाई किया और जीत लिया उनको, तो जीतने के बाद क्या करते थे कि वो राजा को ही राज्य दे देते थे और बोलते थे कि जितना भी आपके राज्य में टैक्स आएगा उसको उसका कुछ हिस्सा आप हमको भी देंगे। ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि राज्य जीतने के बाद भी उस राजा के पास आता था और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे कि मुगल्स के पास टैक्स पहुंचा देते थे। इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है, अगला टॉपिक है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस समय तक जैसे कि हम लोग जब मनसबदार और जागीरदार की बात करते हैं तो मनसबदार और जागीरदार को नियुक्ति क्यों कराई गई। तो इस समय तक सबसे ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मुगल जो है वो पावरफुल हो चुके थे और इनका जो राज्य था और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अपने भारत के कुछ राजा, मतलब कुछ जातियों के राजा, कुछ मतलब कि समूहों के राजा क्या हुए कि मुगल से जाकर के मिल गए। तो मुगल से मिलने वाले राजा कौन कौन से थे, कौन किस किस जाति के थे, वो थे मुस्लिम, अफगान्स, मराठास एंड राजपूत। ये सभी लोग जाकर के उन मुगल से मिल गए क्योंकि ये लोग दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। तो ये जब राजा इनसे जाकर के मिल गए तो ये इनके अंदर एक डर होता था कि कहीं कब
इन लोगों का दिमाग ना घूम जाए और आकर के फिर से हम लोगों पे आक्रमण ना कर दे। तो इनसे इन सारी चीज़ों से बच के रहने के लिए ये क्या करते थे कि जा करके उनसे मिल जाते थे। ठीक है, और मिलने के बाद पूर्ण रूप से इनको संरक्षण दिया जाता था और इनका एक औहदा बढ़ा दिया जाता था, इनका एक पोजीशन बढ़ा दिया जाता था अपने राज्य में कि हाँ ये लोग ये राजा जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कि ये मतलब कि इनको एक मतलब पोजीशन दे दिया जाता था। ठीक है, कि मतलब इनको कोई भी चीज़ों की दिक्कत, जैसे मान लीजिए कि अगर युद्ध की ज़रूरत पड़ी तो ये सैनिक वहाँ से आ जाते थे, और मान लीजिए कि अगर युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ी तो और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों से जा कर के वो लोग ले लेते थे। ठीक है, अब देखिए कि जो राजा या फिर जो जाति के लोग, जैसे हमने अभी बताया कि अफगान, राजपूत और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जा करके उन लोगों से मिल गए, तो ऐसे ही लोगों को मनसबदार कहा जाता था। याद रखिएगा कि मुगल से जो भी राजा मिले थे, जैसे कि अफगान के जितने भी रूलर्स थे वो मिले थे, मुस्लिम के रूलर्स मिले थे, राजपूत के रूलर्स मिले थे, इन सारे रूलर्स को ही मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदार का कार्य क्या होता था कि वो सारे मिलिट्रीज को, जितने भी मुगल्स के मिलिट्री होते थे उनको संभाल के रखते थे और मतलब उनको अच्छे से रखते थे, देख रेख करते थे। और उनकी सैनिकों की जितने भी टोली होती थी, जैसे मान लीजिए कि जो सवार सैनिक हैं उनके लिए और जो पैदल सैनिक हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करते थे। ठीक है, और मनसबदार जो थे उनको अलग अलग पोस्ट पे रखा जाता था, जैसे कि इनका पोस्ट डिवाइड किया गया था रैंक के अनुसार, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक तक का पोस्ट था इनका। तो जो फर्स्ट रैंक के मनसबदार थे उनका सैलरी, और इन्हीं के रैंक के अनुसार से ही इन सभी लोगों को सैलरी दिया जाता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट रैंक के मनसबदार थे उनको क्या क्या था कि उनको ज़्यादा सैलरी दिया जाता था, जो सेकंड रैंक के मनसबदार थे उनको उनसे कम सैलरी दी जाती थी, और जो थर्ड रैंक के मनसबदार थे उनसे इनको कम सैलरी भी दी जाती थी। ठीक है, तो अलग अलग तरह की इनकी सैलरी दी जाती थी। इसी अनुसार देखिए, जो इनको रैंक दिया जाता था, मनसबदार को जो रैंक दिया जाता था और जो भी इनको सैलरी दी जाती थी, इसी प्रोसेस को जेट प्रोसेस कहते थे, जेट प्रोसेस कहते थे। ठीक है, और जेट प्रोसेस और जैसे कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि मनसबदार के पास मिलिट्री पावर होते थे और ये लोग मतलब मिलिट्री की पूरी जिम्मेदारी को लेकर चलते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला टॉपिक है जब्त एंड जमींदार। जब्त एंड जमींदार क्या होते हैं? तो जमींदार टैक्स के लिए होते थे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार को रखा जाता था। और जमींदार कौन कौन होते थे कि किसी गांव के जो मुखिया होते थे उन लोगों को जमींदार रख दिया जाता था। जैसे कि पिछले टॉपिक में भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि जमींदार किसी गांव के मुखिया को ही क्यों बनाया जाता था। किसी गांव के मुखिया को जमींदार इसलिए बनाया जाता था ताकि वो सभी लोग गांव के बारे में जानते हैं, वो लोग गांव के परिस्थितियों के बारे में जानते हैं और कैसे मतलब उनका गांव से उनका टैक्स निकल सकता है, इसके बारे में भी वो लोग अच्छा तरह से जानते हैं। तो या तो जमींदार को बनाते थे या फिर मतलब कि पावरफुल चिफ्टेंस को बनाते थे। चिफ्टेंस मतलब क्या होता है कि जमींदारी होता है जिसमें गांव के लोगों के पास जिसका ज़्यादा ज़मीन हो उसको जमींदार कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे लोगों को ही ये लोग जमींदार बनाते थे जो लोग टैक्स वसूल करते थे और ला करके किसको, मुगल्स को देते थे। ठीक है, अब देखिए कि एक टोडरमल के नाम की एक मतलब उस समय मुगल्स के एक एम्परर हुए, जिन्होंने क्या किया कि 10 साल का सर्वे करवाया। 10 साल का सर्वे इस बेस पे करवाया कि किस गांव में फिर से 10 साल का सर्वे, पहले तो अंग्रेजों ने सर्वे करवाया था, लेकिन क्या हुआ कि फिर से इन लोगों ने क्या किया कि 10 साल के लिए एक सर्वे करवाया, जिसमें कि इस बात का सर्वे हुआ कि किस व्यक्ति के पास कितना खेत है, किस व्यक्ति के पास कितनी उपजाऊ जमीन है और उससे उससे कितना टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, और उसके उसके बाद इन्होंने क्या किया कि टैक्स को लगाया। अब देखिए अगला अगला टॉपिक है हमारा अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वो अकबर के बायोग्राफी है। ठीक है, कि मतलब इनके ऊपर एक किताब लिखा गया है अकबरनामा, जो कि अब्बुल फजल ने लिखा है और बताया है 3 भागों में इनके शासनकाल को बांट करके इनके पूरी जीवन पहले शासनकाल में शायद इन्होंने इनके जो भी युद्ध घटनाएं घटी उसके बारे में बताया है। दूसरे टर्म में इन्होंने बताया है कि इनकी फैमिली की क्या क्या वो थी। तीसरे में बताया कि इन्होंने क्या मतलब कि इन्होंने कैसे रूल किया इनके शासनकाल में, मतलब कि कैसे जो इनके प्रजा थे वो कैसे थे। ठीक है, और अगला टॉपिक है ए क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि अकबर के पास इस समय तक मतलब कि मुगल्स के पास बहुत ज़्यादा ही इनका जो था वो
राज्य जो था मतलब इनका जो शासनकाल था वो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही फैल चुका था। तो इस क्रम में इन्होंने क्या किया कि अपने राज्यों को मतलब जो भी सीमाएं बड़ी बड़ी सीमाएं थी उसको प्रांत में बांट दिया, और प्रांत में बांटने के बाद वहाँ पे एक मतलब प्रिंस को नियुक्ति करवाया कि वहाँ पे जाकर के शासन करें। ठीक है। और इस प्रिंस को सुबास कहते थे, जिसको जो कि शब्द बना है सूबेदार से। ठीक है। तो सुभाष कहते थे जिसको कि मतलब कि ये क्या होते थे, सुभाष की एक मतलब प्रांत के क्या होते थे कि राजकुमार होते थे। इसी क्रम में हम लोग अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला टॉपिक है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ठीक है। 17th सेंचुरी और उसके बाद के मुगल एम्पायर्स के बारे में हम लोग अगले टॉपिक्स में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए कि अपने जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं वो वीडियो सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएंगे, ताकि हमको पता चल सके कि इन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है। ठीक है। और जो भी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि 2 या 3 टॉपिक्स ही कवर किए गए हैं, तो 2-3 टॉपिक्स लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप लोग उसको कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद आप लोग अपने बुक में पढ़िए। बुक में पढ़ने के बाद आप लोग और फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछिए। ओके, सी यू क्लास इन द नेक्स्ट वीडियोज़।